हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज पहले डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, इसमें बताओ जी। बी पार्ट, तो एक्सरसाइज 0 बी पार्ट। हाँ बच्चों, कोई डाउट नहीं है? क्या हो गया? कोई डाउट क्यों नहीं पूछ रहा? करा नहीं क्या? सेवेंथ क्वेश्चन। इसमें आपको ये कहा है कि नल पॉइंट्स जो मिले हैं वो एक्सिस ऑफ मैग्नेट पे मिले हैं फ्रॉम द सेंटर, राइट? तो आप समझ सकते हो कि जो हमने कल बाद वाली सिचुएशन की थी, ये वो वाली है। आपको ये कहा हुआ है कि उस पॉइंट पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.36 है, एंगल ऑफ डिप 0 है। तो एंगल ऑफ डिप 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो सारी फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है। तो मतलब सी क्या सिचुएशन है? एक बार मैग्नेट है, अभी आपको उसकी एक्सिस पे नल पॉइंट मिला है। एक्सिस पे नल पॉइंट मिलने का मतलब है कि यहाँ मैग्नेट के कारण तो इधर को है, और इसका मतलब अर्थ के कारण जो फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेट्स से बी ई। सो डिस्टेंस दिया हुआ है 14। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, उससे बचो आपके पास बीई की वैल्यू निकल आएगी। अब आपको कहा है कि सेम डिस्टेंस ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, तो यहां पे ले लो पॉइंट। अब इस पॉइंट पे जो बीई है वो तो सेम ही रहेगा जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला, प्लस यहाँ पे आप मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल लोगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बी एम डैश। तो वो हम देख सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी डायपोल के। तो नेट फील्ड क्या होगी? इन दोनों का सम। सर यस। सर इसमें हमें 14 सेंटीमीटर पे सर नल पॉइंट कहा हुआ है, तो सर बीई तो बीएम की इक्वली हो जाएगी। हाँ। तो यस। सर तो सर बस मतलब कि ट्वाइस ही करना है सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, जो मैंने इसीलिए देखो सेकंड केस में उसको बी एम डैश लिखा है, क्योंकि बी एम इटसेल्फ चेंज हो गया ना। अच्छा सर, वो एक 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा अभी? हाँ, तो वो पहले वाले केस में तो वो एक्चुअल पॉइंट पे था, अब इक्वेटोरियल पे। हाँ जी सर।
ठीक है सर, समझ गया। मैंने मैग्नेट की डायरेक्शन तो बच्चों रैंडमली बना दी, मुझे उससे मतलब नहीं था कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऊपर ही आना था या नीचे आना था, ठीक है, वो तो मैंने ऐसे ही बना दी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऐसे ही रैंडम मैग्नेट बनाया। अब ये मैग्नेट बनाया तो मुझे पता था कि उसके कारण से अगर मैंने जिस तरह बनाया है तो उस कारण से तो बीएम इधर कोई होगा, डायपोल के अलोंग। एंड क्योंकि दिया हुआ है कि नल पॉइंट बन रहा है, तो मैंने कहा कि भाई जो मैंने फिगर बनाया है उसके हिसाब से फिर बी को नीचे को होना पड़ेगा ताकि नल पॉइंट बन जाए, राइट। और अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, अब क्या है कि मैग्नेट को 180 डिग्री से टर्न कर दिया। जब मैग्नेट को हमने 180 डिग्री से टर्न किया, भाई तब ये बन जाएगा। तो अब हमें पता है कि बी नीचे को है, जो कि हम फर्स्ट पार्ट पे निकाल चुके हैं। तो नल पॉइंट कैसी जगह पे बनेगा, जहां पे बी, जहां पे मैग्नेट के कारण जो फील्ड है वो ऊपर को आएगी। तो बताओ मैग्नेट के कारण फील्ड ऊपर को बच्चों कहां पे आएगी। एक मिनट, उड़ गया शायद। मैं कह रहा था कि अब मैग्नेट को हमने 180 डिग्री से टर्न किया, तो मैग्नेट ऐसे आएगा। हमें पता है पिछले क्वेश्चन से कि जो बी ई है वो इस तरफ को है हर जगह। तो बेसिकली हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे मैग्नेट के कारण जो फील्ड है वो इसके ऑपोजिट हो, ऊपर की तरफ हो। तो मैग्नेट के कारण जो फील्ड ऊपर को होगी वो कहाँ पे होगी, वही इक्वेटोरियल रिंग पे, जो ऐसे बनेगी इस बार मैग्नेट के अलॉन्ग। तो बच्चों बताओ उसका डिस्टेंस कितना होगा। मतलब बार मैग्नेट के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बनेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट्स, सॉरी नल पॉइंट्स। ध्यान से मुझे बताओ अगर 7th क्वेश्चन में आंसर 14 था तो इसमें कितना होगा। निकालोगे कैसे, मुझे ये बताओ मुझे।
यस, सीधा हाफ नहीं कर दोगे भाई। आर क्यूब है आपके रिलेशन में। तो अब आपको क्या पुट करना है इस केस में, सेकंड वाले केस में आप क्या लिखोगे कि जो बी इक्वेटोरियल है दैट शुड बी इक्वल टू बी ऑफ अर्थ, और बी ऑफ अर्थ कितना है, 2 म्यू नॉट एम बाय 14 क्यूब पहले वाले केस से, और बी इक्वेटोरियल का क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट एम बाय आर क्यूब। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 14 क्यूब बाय 2, तो आर क्या आएगा 14 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2। आया समझ बचाओ। आगे एक्सरसाइज 1 में बताओ बच्चों, बी पार्ट। सर यस, हाँ जी बोलो। अच्छा, इसका ए पार्ट भी होना था डिस्कस, हाँ जी। ए सर पार्ट में मैसेज बोलो। किस पे करना है आपको? यही जो होस्ट पे। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1 ए पार्ट, 9th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट दी हुई है, पोल्स की सेपरेशन दी हुई है, तो आपको क्या पुट करना है, बस 5 इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। सर 11th क्वेश्चन। Sixth question. Straight wire carrying current I is turned into a circular loop. Length of wire will be, हाँ तो उसका रेडियस कुछ भी r मान लो, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गई, I इंटू पाई आर स्क्वायर।
इससे आर निकाल लो, उससे लेंथ ऑफ वायर निकाल लो 2 पाई आर करके। हाँ, ये बच्चों न्यूट्रल एक्सिस का मतलब है इक्वेटोरियल वाली, 9th में। ठीक है, तो बस हमें सीधा पता ही है कि सेम डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पे हाफ हो जाती है। सर 10th। 10th क्वेश्चन, जो लेफ्ट वाला मैग्नेट है, ये पॉइंट पी उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो गया, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट बनेगी ऐसे। जो राइट वाला मैग्नेट है उसकी एक्चुअल पोजीशन पे हो गया, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट के अलोंग होएगी। डायपोल मोमेंट समझ गए ना, साउथ से नॉर्थ। तो ऐसे ऐसे आ गई, तो रिजल्टेंट जो है वो इधर को आएगी। ओके सर। सेवेंथ क्वेश्चन हमने क्लास में जो किया था कि मैग्नेट को जैसे मर्जी काटो, मैग्नेटिक मोमेंट तो हाफ ही होती है। 11th। कपल का क्या मतलब होता है? टॉर्क। तो आपको कहा है कि टॉर्क की वैल्यू जो है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क होनी चाहिए, तो एम बी साइन थीटा शुड बी हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कब होती है? जो थीटा 90 होता है। तो साइन थीटा हाफ थीटा 30। आगे 16th क्वेश्चन सर। पहले क्या किया है, वन अबव द अदर रखा है, लाइक पोल्स टुगेदर, मतलब एक के ऊपर एक इस तरह, मतलब दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट्स ऐड हो गई। दूसरे केस में आपने उल्टा रखा है, तो दोनों केसेस में आपको टाइम पीरियड दिए हुए हैं, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या था? T इक्वल टू 2 पाई रूट। आई बाय एम बी। हाँ, तो आई को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप जैसे मर्जी रखो। हाँ जी सर। पहले वाले केस में हो गया m1 प्लस m2 इंटू बी, दिस इज इक्वल टू 10। दूसरे केस में m1 माइनस m2 हो गया इंटू बी, दिस इज इक्वल टू 20। सर अगर दोनों मैग्नेट्स मतलब सेम हो हम्म, तो फिर सर उनके मैग्नेटिक मोमेंट सेम होंगे। यस। तो सर अगर उनको मतलब कि अनलाइक पोल्स को ऐसे वन अबव हाँ, द अदर फिर तो करके, नेट जीरो हो जाएगा। तो सर मतलब कि वो एस एच एम नहीं शो करेगी। ना, फिर तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गई उसके। ठीक है सर। आगे बचो। क्वेश्चन नंबर 19। 19th, ये सेम क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था एक्सरसाइज 0 में। ऐसे रखा हुआ है दोनों मैग्नेट्स को, एक्सिस परपेंडिकुलर, उनके बीच में डिस्टेंस है 2d। आपको d पे बताना है।
तो दोनों के कारण फील्ड्स लिखो, एक के कारण ऐसा आएगी, एक के कारण ऐसा आएगी, और उसका रिजल्टेंट। हम्म, 21 में कैसे रखा है? देखो, एक तो लेंथ दे दी, पोल स्ट्रेंथ दे दी, इससे आप दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट्स निकाल लोगे। आपको कहा है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं विद लाइक पोल्स डायगनली ऑपोजिट, मतलब इस तरह रखा है आपने। तो आपको कहा है सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, तो दोनों से 10-10 डिस्टेंस हो गया। तो एक के कारण फील्ड ऊपर वाले के कारण लेफ्ट को आएगी, नीचे वाले के कारण राइट को आएगी, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रही क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट्स अलग अलग हैं। तो बस वो दोनों का डिफरेंस लेके आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बचो, बी पार्ट। Fifth question, a dip needle in a plane perpendicular to magnetic meridian. तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर वाला प्लेन है, उसके अंदर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ही नहीं होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा प्लेन होता है जिस प्लेन के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, सॉरी। हम उसके परपेंडिकुलर प्लेन की बात कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होएगी ही नहीं, तो इसलिए वहां पे डिप नीडल, डिप कोई इफेक्ट ही नहीं होगा उसको, डिप नीडल को। ठीक है, तो क्या आंसर बन जाएगा फिफ्थ का? बोलो भाई, फिफ्थ का क्या आंसर बन जाएगा? एनी डायरेक्शन, वर्टिकल नहीं, एनी डायरेक्शन, क्योंकि उसके ऊपर अब तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा ना। सी इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे इधर को है, तो आपने अपनी जो डिप नीडल है वो ऐसे रख दी इधर को, तो यहाँ तो डिप नीडल पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लगी नहीं रही। आगे बचो। दिस 13th क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज जो मैंने आपको अभी बताया था, ये वाला 21st क्वेश्चन। बस ये फर्क है कि
यहाँ पे दोनों के नॉर्थ पोल्स एक ही तरफ हैं। पिछले में तो नॉर्थ पोल ऑपोजिट तरफ थे ना, यहाँ पे एक ही तरफ है। तो यहाँ पे दोनों के कारण जो फील्ड्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। एट्थ क्वेश्चन तो बस वही बताना है हमें कि इक्वेटोरियल और एक्सियल वाली जो रेशो होती है, पोल्स जो आएंगे वो एक्सियल पोजीशन पे आएंगे ना। आगे भाई। थर्टींथ मैंने अभी बताया, सेम है जो अभी उससे ऊपर हमने 21st डिस्कस किया था। बस ये फर्क है कि यहाँ पे पोल्स एक ही तरफ है, तो दोनों फील्ड्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। और कोई क्वेश्चन बचो? सेवनटीन्थ क्वेश्चन, देखो क्या कहा है, नॉर्थ पोल फेसिंग नॉर्थ फॉर्म्स अ न्यूट्रल पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जब ये वाला केस होता है नॉर्थ पोल फेसिंग नॉर्थ, हमें पता है कि इक्वेटोरियल पे बनता है, तो आपको कह दिया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला लो न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो मतलब इस पोजीशन पर जो अर्थ की, सॉरी, मैग्नेट की जो फील्ड होगी और अर्थ की जो फील्ड होंगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। ठीक है, तो मतलब आपको ये पता चल गया कि अ, अभी वो इक्वल है। और ये क्या, अर्थ की जो फील्ड है हमें पता है वो क्या होती है, बी एच ही होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मतलब इस पोजीशन पर प्रेजेंटली जो बी एम है दैट इज इक्वल टू बी एच। अब हमें कहा है कि हमने इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। जब बच्चों हम बार मैग्नेट को 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे, तो बताओ पहले इस मैग्नेट के कारण जो फील्ड थी वो बी एम थी, अब क्या फील्ड बन जाएगी इसके कारण, मैग्नेट के कारण? पहले पॉइंट मैग्नेट की इक्वेटोरियल पोजीशन पे था, अब एक्सियल पे बन गया। तो बताओ नई सिचुएशन में फील्ड कितनी बन जाएगी? बताओ बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? टू बी एम हो जाएगी। और डायरेक्शन, क्योंकि अब एक्सियल पे बन गया ना सेम पॉइंट, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एक्सिस पे बच्चों डायरेक्शन क्या होती है?
अलोंग द मैग्नेट होती है ना, तो सेकंड केस में ये इधर को 2 bm बन गई, और अर्थ वाली तो है ही BH, तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे, तो वो 4 bm² प्लस BH² बन जाएगा, और BM BH तो इक्वल ही है, तो इसलिए वो √5 BH बन जाएगा। अंडरस्टूड? सर वो 2 bm कैसे आया? अब जो पोजीशन है वो एक्सियल पोजीशन बन गई ना मैग्नेट की, जब मैग्नेट को हमने रोटेट कर दिया, यस सर। तो सेम डिस्टेंस पे एक्सियल वाली जो फील्ड होती है वो डबल होती है ना इक्वेटोरियल के, ठीक है सर, ओके इसलिए। हो गया। सर 18th भी डाउट है। इसमें भी आपको कहा है कि मैग्नेट जो है कैसा केस है, नॉर्थ पोल फेसिंग नॉर्थ, न्यूट्रल पॉइंट्स ये ईस्ट वेस्ट वायर पे, वही सेम केस हो गया कि BM इधर को और BE इधर को। तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है कितनी होगी, आपको BH दे दिया है, अर्थ की जो फील्ड है वो तो गिवन ही है, तो इसको आप बस वो फॉर्मूला के इक्वल पुट करोगे, μ0m/r³, उससे R निकल आएगा। ओके सर, हो गया। ओके, सर एक एक्सरसाइज 0B पार्ट का 7th दोबारा बता दो। तो इसमें मैंने कहा था कि आप मैग्नेट की कोई भी एक डायरेक्शन मान लो, आप मान लो मैग्नेट ऐसे पड़ा है, अब आपको कहा है कि इसकी एक्सिस पे आपको फोर्टीन सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिल रहा है, तो एक्सिस पे जो मैग्नेट के कारण फील्ड होएगी वो तो ऊपर को होएगी, BM, तो मतलब जो अर्थ की फील्ड है, BE कह लो या BH कह लो, वो नीचे को है। तो ये वाली जो वैल्यू है
ये आपको 0.36 दी हुई है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी 0.36 ही होएगी। अब आपको कहा है सेम डिस्टेंस ऑन इक्वेटोरियल। अब यहाँ पे बी ई तो वही रहेगा सेम 0.36। अब मैग्नेट के कारण कितना बन गया? मैग्नेट के कारण सेम डिस्टेंस अब इक्वेटोरियल पे है, तो एक तो डायरेक्शन नीचे को आएगी और वो कितनी वैल्यू बन जाएगी? 0.18। तो ये आंसर बन जाएगा। ओके सर, हो गया। ओके बच्चों, बाई चांस ऐसा है कि जो अर्थ्स मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक नीट में। मतलब न्यूट्रल पॉइंट्स तो आए, स्पेसिफिकली एंगल ऑफ डेप या वो वाला पार्ट जो है उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट लिखा हुआ है सिलेबस में आपके, तो इसलिए यस पार्ट बी जो है। तो तो इसलिए मैंने आपको करवा तो दिया ये। ठीक है, एक्सरसाइज 2 बच्चों अभी कर लो या डाउट क्लास में करूं? हाँ, अभी टेस्ट कर में लो सर। ए भी आएगा। कर लो सर, 2 तो कर लो। ठीक है जी, कर लेते हैं अभी। हाँ जी, बताओ। 8th क्वेश्चन सर। बच्चों, एक ना मैंने पिछले दिनों एक बैच में ऐसा किया था कि सरप्राइज मैंने उस बैच के सारे बच्चों को वेटिंग रूम में डाल दिया, और फिर जिस जिसने मुझे होमवर्क भेजा उसी टाइम पे व्हाट्सएप पे पूरा एक्सरसाइज की हुई, उसी को मैंने क्लास में अलाउ किया था। तो आई थिंक समझदार को इशारा काफी है, बच के रहना। तो 8th क्वेश्चन हमें कहा है कि इट कंटिन्यूज टू मूव अनडिविएटेड। वो अनडिविएटेड तो अगर वो अनडिविएटेड जा रहा है तो इसका मतलब उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 है। मैग्नेटिक फोर्स 0 कब होती है? जब वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब वेलोसिटी को पैरेलल कैसे करोगे मैग्नेटिक फील्ड के? क्या करते हो आप? रेशियोज इक्वेट कर देते हो, आई कैप जे कैप के कैप की। 3/4 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 बाय वाई।
तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी, उससे आपके पास मैग्नीट्यूड निकल आएगा। ठीक है सर 14th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन, वायर को आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करोगे, इसके ऊपर जो फोर्स आ रही है वो ऊपर को आ रही है, दोनों स्प्रिंग से जो फोर्स आएगी वो नीचे को आएगी, तो 2t को आप फोर्स से इक्वेट कर दोगे, उससे t निकल आएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, सारी वैल्यूज गिवन है, टाइम पीरियड निकाल लोगे, उससे आपको 90 डिग्री का टाइम निकालना है। 90 डिग्री का टाइम कैसे निकलेगा, 1/4 कर दोगे, वो जो 2 पाई वाला फॉर्मूला अपना m/qv वाला, उसका 1/4 कर दोगे। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, तो आपको क्या है, कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अर्थ का करंट ऐसे जा रहा है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होएगी वो टुवर्ड्स नॉर्थ होती है, तो वो ऐसे होगी। तो आप देख सकते हो कि उसके ऊपर जो फोर्स आएगी dl क्रॉस p, वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, वर्टिकली अपवर्ड, और ये 30 डिग्री एंगल हो गया, तो आई बी एल साइन 30, दिस इज इक्वल टू एम जी। तो इससे आंसर आ जाएगा। 18th क्वेश्चन सॉरी। 16th क्वेश्चन में आपको n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, i दिया हुआ है, b दिया हुआ है, टॉर्क दी हुई है, बस यूनिट्स का ध्यान रखना है। गॉस इज नॉट सीजीएस यूनिट कि आप सीधा लिख दो, आप सारे को एसआई में कन्वर्ट करोगे, तो एंगल बिटवीन बी एंड नॉर्मल पूछा है, तो थीटा निकालना है बस, टॉर्क इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा करके थीटा निकल आएगा। एटीन्थ क्वेश्चन, ये जो वैल्यू है ये बच्चों आई जी हो गई, ये जो वैल्यू है ये जी हो गया, ये आई हो गया, इससे आप एस निकाल लोगे। सर 0.09 दिया हुआ है सर, मेरा 0.9 आ रहा है सिर्फ। आई इज इक्वल टू आई जी इंटू 1 प्लस जी बाय एस। तो यहाँ से आपका बन गया 1 प्लस 0.81 बाय एस इज इक्वल टू 10.81 बाय एस इज इक्वल टू 9, तो एस 0.81/9, तो 0.09 ही आएगा। नितेश, आज जाके 9 का टेबल और डेसिमल प्लेसेस रिवाइज करना। वो सर पता नहीं क्या हो गया। आगे 24th क्वेश्चन सर। 23 हो गया था बच्चों सबका।
23 में बस ये ध्यान रखना है कि रेडियस आर नहीं दिया हुआ लूप का। आपको ये जो आर्क बनी हुई है उसकी लेंथ 2 पाई आर दी हुई है, उससे रेडियस कुछ और निकल आएगा। बाकी तो आसान ही है। ट्वेंटी फोर्थ, सर्कुलर लूप इज केप्ट इन अ वर्टिकल प्लेन। सर इसमें क्वेश्चन का मतलब समझा देना सर। हाँ, एक्सेस 1 में भी आया हुआ है सर, तब भी नहीं समझ आया था मुझे। वर्टिकल प्लेन में रखा है विच कैरीज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये ऐसे है बच्चों, वर्टिकल प्लेन मतलब जो प्लेन अंदर को जा रहा है, इनटू द, ये लूप जो है बेसिकली इनटू द प्लेन जा रहा है। तो इट कैरीज अ करंट दैट इज टुवर्ड्स नॉर्थ एट टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब करंट अंदर को जा रहा है ऊपर, और नीचे से बाहर को आ रहा है आपकी तरफ। So let A be the point on the axis of circle to the east of it, B be a point on the west of it. Magnetic field due to the loop. तो करंट की आप डायरेक्शन समझनी थी बस। तो इस एक्सिस के ऊपर फील्ड किधर को आएगी बच्चों, बताओ। टुवर्ड्स भी आ जाएगी। लेफ्ट की तरफ आ जाएगी, है ना। हाँ जी सर। 24 के बाद कौन सा था जिन्होंने यार पहले लिखा था, दोबारा लिख देना, मेरे को ख्याल नहीं पहले क्या क्या लिखा था आपने। 26, रेडियस सबसे कम किसका होगा, वेलोसिटी सेम दी हुई है। तो बेसिकली रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, m बाय क्यू पे, क्योंकि v सेम है और b सेम है। तो बच्चों ये तो वैसे बाकी सारे पार्टिकल से अगर हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का मास तो सबसे कम होता है, तो सीधा ही ए आ जाएगा। बाकी तो सारे मतलब उनका मास तो कई गुना हो जाता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। चार्ज तो एटमोस्ट 2 टाइम्स है, या किसी केस में मे बी हाँ 2 टाइम्स ही है मैक्सिमम, बट मास सोचो कितने टाइम्स हो जाएगा प्रोटॉन हीलियम वगैरह का, तो इसलिए ए आंसर बन जाएगा। ट्वेंटी नाइन्थ, भाई एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है एम वी बाय क्यू बी, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अब एक m को अलग कर दो तो बाकी टर्म्स कुछ बनेंगी और एम वी स्क्वायर बन जाएगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल हो गया ना सारा कुछ। 28 sir. तो 28 में मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब सामने, मतलब इनटू द प्लेन, एंड प्लीज रिमेंबर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर फोर्स किधर को आएगी, सॉरी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, वेलोसिटी नीचे को है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो v क्रॉस b जो है वो लेफ्ट को आ जाएगा, तो ये वेस्ट आ जाएगा आंसर। 30th क्वेश्चन,
बच्चों आज एक्सरसाइज 2 की डिस्कशन करना एक फायदा हो गया। पूछो क्या। क्या सर? मैंने ना अभी जस्ट आधा घंटा पहले आपका टेस्ट बनाया था एंड अननोइंगली, मतलब मैं तो कहीं और से बना रहा था टेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे दिख रहा है कि मैंने एक्सरसाइज 2 वाले डाल दिए सेम। तो अच्छा हुआ पता चल गया, मैं चेंज कर दूंगा जाके। सर एक टेस्ट इजी होने दो। सर हमारा तो नुकसान हो गया ना। हाँ जी। मैं तो अपने फायदे की बात कर रहा हूँ। सर फिर रहने दे, अब हम बंद करो एक्सरसाइज डिस्कशन। हम सब बाद में कर लेंगे। अब तो चल गया पता। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें से डाले हुए थे। सर इतनी मेहनत क्यों करनी? टेस्ट भी रहने, ऐसे ही रहने दो ना टेस्ट को। अब रहने दो ना, सब बाद में अगली बार चेंज कर देंगे। हाँ, यहीं पे अगर थर्सडे को हम करते हैं डिस्कस तो मुश्किल हो जाता मेरे लिए चेंज करना, तब तक तो बन जाता सारा टेस्ट। सर इतनी मेहनत क्यों करोगे? रहने दो ना। ये 29 डला हुआ था, 26 डला था, 25 डला था। 30th। प्रोटॉन का मास चार्ज दिया हुआ है, एंगल 60 डिग्री। तो क्लियरली वो मतलब परपेंडिकुलर नहीं है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, या है? नहीं है ना? तो फेलिक्स बनेगा। और अब उसका रेडियस कैसे निकालोगे आप? जी, मुझे पता है आप क्या गलती हुई होगी, आपने फटाफट फॉर्मूला में 60 डाल दिया होगा। तो भाई आपको जो एंगल चाहिए होता है वो किस में चाहिए? वी और बी में चाहिए, वो तो 30 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में आप देख सकते हो कि 2 का रेडियस बड़ा है, तो 2 का एम वी बाय क्यू बी विल बी ग्रेटर देन 1 का एम वी बाय क्यू बी। तो आप सिर्फ इतना कह सकते हो कि m2 बाय q2 इज ग्रेटर देन m1 बाय q1। इंडिविजुअली आप q और m के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। सर एक बार रिपीट करिए, आपने क्या कैसे किया? बस मैंने फिगर देख के रेडियस लिख दिया कि भाई 2 का रेडियस 1 के रेडियस से बड़ा होगा। आगे बचाओ। सर 33। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने बस दोनों के कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी रेशियो लेनी है। आपने नेट नहीं निकालनी फील्ड, आपको इंडिविजुअली जो दोनों की फील्ड्स बन रही हैं सेंटर पे उसकी रेशियो लेनी है। ठीक है सर। सर 30। सर 36। 36 में जो आपको ये जो दोनों साइड्स की फील्ड निकालनी है, ये कैसे निकलेगी? या तो दोनों वायर की अलग अलग निकालो, उससे इजी क्या है कि आप पूरी वायर की निकाल के, इनफाइनाइट वायर की तो हमें पता ही है μ0I/2πr, और एक ध्यान रखना r लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एंगल 45 बन जाएगा। तो मतलब ये
r/√2 हो गया। ये तो पूरी वायर के कारण है। इसमें से आप माइनस कर दोगे ये ब्लू वाली वायर के कारण, तो वो अपना स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला लगा के ये वाली टर्म माइनस में आ जाएगी, प्लस तीसरी टर्म आर्क वाली आ जाएगी, μi/4πr into थीटा। सर यस, सर इंडिविजुअली करके दिखा दीजिए, वो मेरा आंसर नहीं आ रहा था इसका। मतलब कि आपने एक बार ही पूरी स्ट्रेट वायर ले लिया ना इनफाइनाइट, तो फिर एक अलग अलग से करके दिखा दीजिए। अलग अलग मतलब जैसे कि I1 के लिए मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। मैंने एक लेफ्ट साइड के लिए पहले निकाला, फिर मैंने वो जो सर्कल के लिए, फिर मैंने राइट साइड के लिए निकाला। वो लेफ्ट साइड वाले में आपने गलती कर दी होगी ना, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम तरफ बन रहे हैं, तो एक एंगल को नेगेटिव लेना होता है, उस स्टेप में गलती हो गई होगी। मतलब आपका एक एंगल 90 डलेगा फॉर्मूला में और दूसरा एंगल -45 डलेगा। ओके। इसमें आप इंडिविजुअल वायर पे सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते बच्चों। सेमी इनफाइनाइट क्या होता है? सेमी इनफाइनाइट इस तरीके से होता है, मतलब जब ऐसे आ रहा हो, यहाँ पे इस तरह से आ रहा है पॉइंट, सर यस। सर सेमी इनफाइनाइट वायर को सर सेंटर तक मान के सर उसके बाद जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया वैसे कर दिया था। हाँ वो तो फिर कर ही सकते हो। हाँ बच्चों आगे। 38 क्वेश्चन सर। 40 38 सर, इसमें करना क्या है सर, ये बताओ सर, समझ नहीं आया क्वेश्चन। 38 सर। four very long wires तो आपको सेंटर पे फील्ड 0 करनी है। तो सेंटर पे ये जो 10 एम्पियर वाली वायर है उसके कारण जो फील्ड बनी इनटू द प्लेन बन गई जी सर। 8 और 20 की लिख लो फील्ड्स, और वो सारी कैंसिल हो जानी चाहिए ये आई वाली फील्ड के कारण। मतलब चारों फील्ड का नेट करके सर उसके 0 जीरो, के हाँ इक्वल कर दें, हाँ। उससे आई क्या आ जाएगी? हम्म। आगे 51 सर। एट्थ भी है सर। current carrying straight wire is kept along the axis of a circular loop carrying current. Circular loop, this is carrying current. इसकी एक्सिस पे आपने एक और करंट कैरिंग वायर रख दी कुछ, लेट्स से आई डैश। तो बच्चों आपको ये पूछा है कि स्ट्रेट वायर सर्कुलर लूप पे कितनी फोर्स लगा रही है। आप उल्टा कर दो, आप ये निकाल दो कि सर्कुलर वायर स्ट्रेट वायर पे कितनी फोर्स निकाल रही है, लगा रही है, उसी का इक्विवेलेंट ऑपोजिट लगेगी। तो सर्कुलर लूप के कारण
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, अलोंग द एक्सिस ही होती है। तो बी और आई में एंगल 0 हो गया तो फोर्स 0 आएगी। तो इसका मतलब जो स्ट्रेट वायर है वो भी इस लूप के ऊपर 0 फोर्स लगाएगी। हम्म। So velocity makes an obtuse angle with magnetic field। तो वही बच्चों वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स लो, स्टिल हेलिक्स ही बनेगा। हाँ? नहीं, यूनिफॉर्म पिच। नॉन यूनिफॉर्म तो सिर्फ तब आती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ओके सर। uh, 53 जैसे हमने आज किया था वैसा ही अब बस 80% ले लिया हमने। तो एम बी साइन थीटा इज 80/100 इंटू एम बी। थर्टी फोर्थ क्वेश्चन। रेजिस्टेंसेस दिखाई हुई हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। ओके, इससे बच्चों हमें मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, एंड ये जो तीसरा पार्ट है हमें पता नहीं किधर को जाएगा, किसी भी एक तरफ दिखा देते हैं कि इन तीन साइड्स पे कितना कितना करंट जाएगा। हाँ बच्चों बताओ, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया आपने? सर इसमें ये भी तो हो सकता है कि जो करंट ए के अंदर जो डिवाइड हुआ है वो बी से पूरा का पूरा बाहर ही चला जाए, और जो सी के पास आया है वहां से भी बाहर चला जाए, कि वो जो तीसरी वायर 2r रेडियस वाली है उसमें कोई जाए ना। बिल्कुल वही हमें देखना है। मतलब अभी तो मैंने शो किया है, देखते हैं उसका मैग्नीट्यूड 0 आता है या कुछ और आता है। तो बताओ भाई, किसी ने, जिसने किया है, कैसे किया आपने? इसने डाउट तो पूछा नहीं था ये। सर ऐसे किया था भी, सर्किट सिमेट्रिकल है ना, तो दोनों साइड इक्वल करंट जाएगा और एग्जिट्स भी दो ही हैं,
तो दोनों साइड इक्वल करंट जाके सारा वहीं से निकल जाएगा, 2R में कुछ करंट ही नहीं जाएगा किसी एक साइड को। यस, तो इसमें ये बात समझनी थी बच्चों। आप ये देखो कि ए से जो करंट ऊपर को जा रहा है और नीचे को जा रहा है, वो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था पहले मिरर इमेजेस वाला, बिल्कुल मिरर इमेज नहीं है ऊपर और नीचे, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है ना, जो ऊपर दिख रहा है वही नीचे दिख रहा है। तो इसका मतलब जो करंट ऊपर को जाएगा, लेट से अगर x करंट ऊपर को गया तो यहां से x ऊपर को जाएगा, नीचे को जाएगा। अब तो अगर यहां से x उधर गया तो इधर से x नीचे जाएगा। और यही इससे आगे जो होगा इधर और इधर भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऊपर से इधर नीचे को आ रहा है तो यहाँ से ऊपर को जाएगा। तो विच मीन्स कि जो ये वाली ब्रांच है इसमें करंट 0 हो जाएगा। तो मतलब x की जो वैल्यू हो जाएगी वो I/2 हो जाएगी। तो यहाँ से I/2 ऊपर निकल जाएगा, इधर से I/2 नीचे निकल जाएगा। राइट, तो अब बस आपको ये जो दोनों आर्क्स हैं इनके कारण निकालना है। इनके कारण तो भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा, तो इसलिए नेट 0 हो गया। हाँ जी, और कोई? सर इस क्वेश्चन के अंदर वो भी तो कह सकते थे कि अगर कोई करंट कैरिंग आर्क सर्कल के अंदर एंगल सबटेंड कर रही है तो कोई भी थीटा वैल्यू के लिए उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होती है। नहीं, वो तब होती है, जो हमने प्रूफ किया था वो तब था कि अगर किसी एक पॉइंट से एंटर कर रही हो तो और एक दूसरे पॉइंट से एग्जिट कर रही हो, मतलब एक ही पॉइंट से एग्जिट कर रहा हो सारा करंट। हमने ऐसे केस के लिए नहीं किया कभी। सेवंथ, सेवंथ में तो बस कैलकुलेशन करनी है। क्या बताऊं मैं, बताओ। डायग्राम तो सिंपल है, मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल सर्कल बन रहा है। मतलब आपको जो टाइम है वो उतना ही बताना है जब उसने 90 डिग्री मूव किया।
25th वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है, फोर्स नॉर्थ की तरफ है, पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो बस फिंगर्स देखो, थंब आपका राइट को है, पाम अवे फ्रॉम यू जाना चाहिए, तो फिंगर्स किधर को पॉइंट कर रही हैं? नीचे की तरफ, तो इसलिए वो डाउनवर्ड हो गया। डन बच्चों? सर चलो, थियोरेटिकल डाउट्स हैं किसमें? सर। एक बार न्यूट्रल पॉइंट फिर से बता दो। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी मैसेज किया था आपको। तो सर ये बेसिकली 2D मतलब कि 2D फिगर टाइप है, मतलब जैसे कि हमने सिर्फ जो मैग्नेट है उसको एक्सियल पॉइंट के अलोंग ही रखना है ना, और इसमें yes. से 2 ही केसेस बनते हैं, मतलब जैसे जो अपने कॉपी पे लिखवाए हैं। हाँ, या मतलब इसमें और बनने को तो और भी बना सकते हैं, बट हमें ये 2 ही आने तो, चाहिए, और कोई नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि सही हमने सारा इसके जो आंसर लिखना है वो 2D फिगर इमेजिन करके लिखने हैं ना। हाँ हाँ, उसमें तो 2D में ही है सारा कुछ। ठीक है सर। Sir, can you give us more graphical questions to practice? Because एक टेस्ट में बहुत सारे ग्राफ्स आए थे and that was quite confusing क्योंकि हमने like ऐसे जितने प्रैक्टिस नहीं करे थे। और एक बार ग्राफ्स को रीड पिछला टेस्ट था। या और आप एक बार वो ग्राफ्स रीड करने भी एक बार सिखा सकते हो। लाइक वो हो जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है उन्हें रीड करने में। मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा। मैंने एक बार वैसे कोई उसी टेस्ट की डिस्कशन क्लास रखी थी। यस सर। उसमें आई डोंट नो कौन कौन आया था। मैंने उसमें बच्चों को यही सिखाया था कि मतलब उस टेस्ट के अंदर जो बच्चों पिछले से पिछला टेस्ट था ना, उसमें देयर वर 8 to 10 क्वेश्चंस, जो कि मतलब कितने बताए थे मैंने बच्चों उस दिन जिन्होंने क्लास लगाई थी? दीपजोत, सर 31 से बाद वाले थे, 31 से लेके 45 तक वो नियरली ग्राफिकल 10 से क्वेश्चन थे सर। हाँ, मतलब वो 10 क्वेश्चंस थे जो कि सिंपल मतलब ट्रिक बेस्ड थे, जिसमें आपको सॉल्व नहीं करना था, आपको बस मतलब कोई ना कोई ट्रिक लगा के उसका आंसर निकल आता था। एंड एलिमिनेशन ग्राफ से होते हैं। और सर एलिमिनेशन ग्राफ्स से, ड्रॉ कर सॉरी ड्रॉ करना भी बिकॉज लाइक काफी सारे लाइक फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में भी हमें बहुत सारे ग्राफ्स याद करने पड़ते हैं जो कि ड्रॉ करने में खुद से मुश्किल होती है इक्वेशन को देख के। तो आप एक बार वो ग्राफ्स इन जनरल करा सकते हो कि लाइक हम ड्रॉ कैसे करें और रीड कैसे करें। हाँ वो मैं आपको फिर एक बार अलग से ना, आई कीप अ सेपरेट क्लास, मैं आपको ब्रॉडली बता दूंगा कि ग्राफ्स को कैसे हम मतलब इंटरप्रेट करते हैं। यस सर। वेरी वेरी बेसिक। बाकी फिजिक्स में आई कैन अश्योर यू कि मतलब आपको कभी ग्राफ ऐसे ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, आपका हमेशा आंसर एलिमिनेशन से आ जाएगा ग्राफ्स का। ओके सर। ठीक है, सर बोर्ड वो मैं आ आपको सकता हूँ? थोड़े और दे दूंगा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस। ठीक है? यस सर सर। यस। सर बोर्ड्स में तो आ बोर्ड्स में सकते क्या हैं चीज? ग्राफ ड्रॉ करने। बोर्ड्स में तो स्टैंडर्ड केस का ही आएगा ना, कुछ नए केस का नहीं आएगा। जैसे भाई जो हमने लिखे ही हुए हैं, जैसे भी सॉलिड स्फीयर के कारण फील्ड का ग्राफ बना दो, वैसे ही आएंगे, कोई नई सिचुएशन का नहीं आएगा। अच्छा, जैसे हमें फिजिक्स में तो नहीं है पर हमें केमिस्ट्री में तो है, मतलब जैसे उसके ग्राफ बनाने आ सकते हैं, तो उसकी कोई जैसे इक्वेशंस होती है ना, एक बार वो रिवाइज करा लेना। मेरे को सर ना आप काइनेटिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स हैं एंड इट्स लाइक आई मीन उनको याद करना है सारे सच। याद करने पड़ रहे होंगे। हाँ, लाइक उस आप ना मेरे को एक बारी कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से वो याद थोड़े करना से लॉग वाले ग्राफ। ये आई कि कौन कौन से आपको जरूरत पड़ी थी केमिस्ट्री में, मैं फिर उस अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगा सारा। यस आपको सर। फोटो भेज दूंगा उसकी। हाँ, देन आई विल कीप अ क्लास फॉर श्योर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, यस। एक जनरल डाउट है मतलब इसी कंसेप्ट का मैग्नेटिज्म में। सर एक्स एक्सिस है, मान लो एक बार एक सीधी लाइन बनाना हॉरिजॉन्टल,
यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट वाले पॉइंट से एक मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलली बी है, यूनिफॉर्म फील्ड बी है, और इलेक्ट्रॉन्स जो बिल्कुल ओरिजिन वाला पॉइंट है वहां लेफ्ट से या किसी राइट? लेफ्ट में ओरिजिन मान लो, बी राइट की ओर, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी ओरिजिन से ही थीटा पे निकल रहे हैं ऊपर को और थोड़े से नीचे को स्प्लिट हो रहे हैं थीटा पे रेंज में, तो ये आगे जाके फोकस होंगे दोबारा एक्स एक्सिस पे। ऐसे कह रहे हो? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स हैं, पीछे से आ रहे हैं, छोटे से पोर्ट से स्प्लिट हो रहे हैं, ये आगे जाके फोकस होंगे एक्स एक्सिस पे दोबारा। फोकस नहीं होंगे, मतलब ये होगा ना, अगर आप इधर से ऑब्जर्व करोगे ऐसे, तो आपको ऐसे दिखेगा बस कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है और एक ऐसे निकल रहा है, बस इस तरह से। ये आगे जाके दोबारा एक्स एक्सिस पे फोकस तो नहीं होंगे ना कहीं? हेलिक्स बनता जाएगा ना बस, वो तो हाँ जी, बस वो जब मतलब एक्स एक्सिस पे, या आप कह लो कि एक दूसरे से टच करते हुए निकल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि शो करो ये √8π² mv/ev² पे फोकस हो जाएंगे, तो नहीं मतलब मेरे को उन्होंने डाउट आया था। फोकस की वो गलत ले ली होगी। दे आर सेंस refocused on the x axis at a distance, तो यहाँ पे मतलब refocus का रीफोकस से तो मतलब ऐसा लगता है एज इफ कि वो दोबारा स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ वो नहीं होगा। हाँ, और एक और है, दो पार्टिकल्स अगर मतलब सर्कल बना रहे थे, वो बीच में कोलाइड कर गए, वो बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं, बाद में भेज दोगे? हाँ बाद में। सर यस सर सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर एक बार समझा दो। क्या सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर? सेंसिटिविटी का मतलब एक्शन आएगी तो वो थीटा अपॉन आई बन जाएगी। सर हमें मॉड्यूल में फॉर्मूला गिवन है, जैसे मतलब आई अपॉन आई जी करके, तो मतलब उसमें कैसे करेंगे? जैसे एस इज इक्वल टू जी अपॉन एन माइनस वन, तो उन्होंने क्या एस इज इक्वल टू मतलब जो शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जो सी गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस है अपॉन एन माइनस वन, और एन माइनस वन, एन क्या है? एन उन्होंने लिखा हुआ है आई अपॉन आई जी, तो ये कैसे आया? ये तो उसी से ही बन गया जो हमने फॉर्मूला लगा था, आई इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एस। वो तो सर ठीक है, वो मतलब ड्राइव हो गया, तो मतलब इन्होंने फिर सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर को मतलब ऐसे फॉर्मूला में कैसे लिख दिया? थीटा अपॉन आई, जैसे उन्होंने लिखा हुआ क्वेश्चन था, a galvanometer of resistance 20 ohm is shunted by 2 ohm resistor, what part of the main current flows through the galvanometer? नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, एक मिनट सर। हाँ, a galvanometer has resistance of 500 ohm, it is shunted so that its sensitivity decreases by 100 times, find the shunt resistance। तो ये तो उससे हुआ ना, हमने समझा था ना कि सेंसिटिविटी और रेंज में इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ पे ये थीटा बाय आई वाला रिलेशन नहीं लगा, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला लगा है कि हमने ये कहा कि अगर सेंसिटिविटी 50 टाइम्स बड़ी है तो मतलब रेंज या जो भी है, क्या हुआ है सेंसिटिविटी को 50 टाइम्स कम हुई है, sensitivity decreased by 100 times, is sensitivity decreased by 100 times। हाँ, तो सेंसिटिविटी अगर 100 टाइम्स डिक्रीज हुई है तो रेंज 100 टाइम्स बढ़ी है, तो मतलब आई जो है वो पहले से 100 टाइम्स हो गया, इसलिए ये फॉर्मूला बना जो पहले लिखा हुआ। अच्छा, इसलिए आई अपॉन आई जी इसका भी 100 लिया। और सुनो ने एक और भी लिखा हुआ, मतलब इसको हम नंबर ऑफ ओल्ड डिविजन्स अपॉन नंबर ऑफ न्यू डिविजन्स भी लिख सकते हैं फिर तो। हाँ मैंने लिखा हुआ ना ऐसे कि n इज इक्वल टू मतलब आई अपॉन आई जी, व्हिच इज
equal to old divisions upon new divisions, which is equal to new current upon old current. वो तो वही बन गया ना। ठीक है, मतलब इसमें रेंज का मतलब सेंस क्या है, मतलब रेंज का मतलब बस यही है कि सी इट इज लाइक सेइंग कि आपके पास एक स्केल है, उस पे आपने मार्किंग पहले ऐसे की हुई है, ठीक है। अब आपने कहा कि बाद में इसी मार्किंग को बदल के आपने इसको लिख दिया एज, यहाँ 0 लिखा और यहाँ 100 लिख दिया, राइट। तो अब इसमें जब आप डिविजन्स करोगे, अब 100 डिविजन्स हो जाएंगी, 1 2 3 4 करते करते 100 तक। पहले एक डिवीजन थी, तो चाहे आप ये कह दो कि आपने रेंज को 100 बढ़ा दिया, मतलब एक वाली वैल्यू को 100 कर दिया, चाहे आप ये कह दो कि आपने नंबर ऑफ डिविजन्स को 100 टाइम्स कर दिया। अच्छा, तो मतलब इसकी फिर सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी ना? हाँ, जब रेंज बढ़ेगी सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगी। क्योंकि अगर पहले 1 मिली एम्पियर करंट था तो वो मतलब फुल 1 शो कर रही थी, अब वो सिर्फ 0.1 शो करेगी डिफ्लेक्शन। यस, थैंक यू सर। और सर सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज को भी ऐसे करना है? सेम। ये क्वेश्चन नंबर 32, आप ये देखोगे कि कौन से रीजन में दोनों की फील्ड्स कैंसिल हो रही हैं। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट देखता हूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हॉरिजॉन्टल वायर है उसके कारण फील्ड आउट ऑफ प्लेन आएगी, और जो वर्टिकल वायर है उसके कारण इनटू द प्लेन आएगी। तो यहाँ पे कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे 0 आ सकती है, राइट। ऐसे ही आप बाकी पार्ट्स में भी देख लोगे कि वहाँ पे फील्ड सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलो ओके बच्चों। सर यस, अगर हमको सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो हमको जो शंट रेजिस्टेंस है सर वो पहले से नहीं और मतलब वो हो नहीं सकता। मतलब जब आप कन्वर्ट करते हो ना, मतलब गैल्वेनोमीटर को मीटर या वोल्ट मीटर में, जी तो सर सेंसिटिविटी कम ही होती है, बढ़ नहीं सकती कभी भी। बोलिए सर। सर इस बार का टेस्ट मुश्किल डालोगे? अब बदल के तो मैं अच्छा क्वेश्चन ही डालूंगा। आगे से हम चर्च को करा करेंगे डिस्कशन। चलो ओके, बाय।